आज आप पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक होता है Kp और एक होता है Kc। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कॉन्सेंट्रेशन। जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम याद कर लिए हैं, उसी तरह हमेशा के लिए याद कर लीजिए कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नंबर ऑफ मोल, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के मास को हम डेंसिटी कह दें, पर यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कह दें। ये आपको 9-10 से ही याद है। उसी अंदाज में याद कर लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मोल होता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन का जो ये फॉर्मूला है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया है? नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम। तो हम n को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल, और वॉल्यूम को किस चीज में मेजर करते हैं? लीटर। यानी कि इसका पूरा यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ठीक है। अब एक चीज और फिर से बता दें आज कि इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव मास ऑफ x या फिर पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इन मोल पर लीटर। तो इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़कर सुनाइए। एक्टिव मास ऑफ m और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m इन मोल पर लीटर। तो आपको दोनों बात समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक्टिव मास ऑफ m पढ़ते हैं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m पढ़ते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है मोल पर लीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का बहुत सारा यूनिट होता है, यहां मोल पर लीटर टर्म यूज करेंगे। तो आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं Kp और Kc के यूनिट के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले उस रिएक्शन का बात हो रहा है जिसके लिए डेल्टा एन का मान 0 होता है, और हम 2 दिन से लगातार समझा रहे हैं कि डेल्टा एन क्या होता है। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल होता है। जैसे अलग से इस रिएक्शन के लिए देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर चेंज इन नंबर ऑफ मोल निकालना है तो पहले प्रोडक्ट का मोल लाया जाता है, तब रिएक्टेंट का मोल। यहां कुछ नहीं का मतलब 1, तो 1 + 3, ये रिएक्टेंट का मोल लास्ट में लिखते हैं, प्रोडक्ट का मोल पहले लिखते हैं, और दोनों का डिफरेंस जो आता है। अब इसी बात को यहां दोबारा समझिए, प्रोडक्ट का मोल 2 है, रिएक्टेंट का मोल कुछ नहीं का मतलब 1 तो यहां पर प्रोडक्ट के मोल को आगे लिखते हुए रिएक्टेंट के मोल को घटाएंगे, जो आएगा वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल कहलाएगा। तो ये क्या कर रहा है? केस फर्स्ट, यानी कि 3 केस में हम इसके यूनिट को पूरा अच्छा से समझाने जा रहे हैं कि आप Kc और Kp का यूनिट कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये कह रहा है कि जिस जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का मान 0 होगा, मतलब रिएक्टेंट का मोल प्रोडक्ट के मोल के इक्वल होगा, वो सारे रिएक्शन के लिए Kc यूनिट लेस होगा। तो इस बात को प्रूफ करके दिखाया आखिर कैसे कि Kc का कोई यूनिट ही नहीं होगा। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, H2 + I2 इक्विलिब्रियम sin 2Hi। तो डेल्टा एन का मान हमने 0 दिखा दिया। अब हम अलग से आपको इतना हम समझाकर यहां तैयार कर लिए हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है A + B इक्विलिब्रियम sin C + D। तो आपको इतना समझ आ चुका है कि अगर Kc इक्वल बोले तो प्रोडक्ट के एक्टिव मास को ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट के एक्टिव मास को नीचे, यानी कि प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट नीचे, और इसके रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। फिर से जो नए स्टूडेंट है, जो लोग एब्सेंट किए हैं, लास्ट बार यहां देख लीजिए तो आज का क्लास अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर Kc इक्वल, यहां पहले प्रोडक्ट के एक्टिव मास को लिखते हैं मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट के एक्टिव मास। प्रोडक्ट कहां होता है? एरो के बाद, और एरो से पहले जो होता है रिएक्टेंट। इस दोनों के एक्टिव मास के रेशियो को हम कहते हैं क्या? Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इतना आना चाहिए। अब हम इस रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिख लिए। जितना मल्टीप्लाई में रहता है वो कहां चला जाता है? पावर में। यहां मल्टीप्लाई में कौन है? 1 तो पावर 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो इसको पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। एक्टिव मास ऑफ Hi या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi पावर 2, इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, इसको क्या बोलेंगे? तो आपने क्या पढ़ा जरा ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi, तो हम यूनिट लिख दिए मोल पर लीटर का स्क्वायर, यूनिट लिख दिए मोल पर लीटर, यूनिट लिख दिए मोल पर लीटर, दोनों पूरा कैंसिल, यूनिट लेस। और हमने सारे उस रिएक्शन के लिए यूनिट बता दिया जहां पर
राइट और लेफ्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल इक्वल होगा, तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। अब आते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड कह रहा है कि जब जब डेल्टा एन का मान 0 से अधिक होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो हमेशा केसी का जो यूनिट होगा मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन होगा। जैसे आप एकदम फुल स्पीड में इसका यूनिट बताना चाहते हैं विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट और 30 सेकेंड, तो आप बता सकते तुरंत यहां कितना आया 1, तो इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर। अब इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ दिखाने के लिए यहां तैयार किए कि कैसे मोल पर लीटर आएगा, ये प्रूफ सामने आएगा। देखिए केसी इक्वल प्रोडक्ट का मोल, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बल्कि एक्टिव मास, प्रोडक्ट का एक्टिव मास लिख दिए और ये रिएक्टेंट का। अब इसको हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लिख दिया मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। ये एक कट गया, एक बच गया, और इसको डायरेक्टली आप यहीं से उठाकर यहां रख दीजिए आंसर। केस सेकेंड। केस थर्ड, तो यहां पर ध्यान देना है कि जब डेल्टा एन का मान 0 से कम भी होगा तो वहां भी मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन होगा। ये बात अलग है कि डेल्टा एन का मान यहां निगेटिव आ रहा है, आने दीजिए, यहां भी वही होगा, तो मोल पर लीटर पर पावर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट -2 हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर -2। देखिए ध्यान, तो यहां पर केसी एक्टिव मास ऑफ NH3 पर पावर 2, एक्टिव मास ऑफ N2, और यहां एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, जितना मल्टीप्लाई में होता है। अब इसको फिर से पढ़ के सुना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इन मोल पर लीटर, तो ये मोल पर लीटर का स्क्वायर हो गया, ये मोल पर लीटर भी रहा, ये मोल पर लीटर पावर 3 हो गया, तो ये नीचे मोल पर लीटर 4 बार है, 4 टाइम्स है, 4 बार, और यहां ऊपर 2 बार है, तो इसमें से 4 में से 2 कट जाएगा तो 2 बार नीचे ही ना बचेगा, बोलिए 2 बार नीचे ही बचेगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर -2। कोई दिक्कत है? चलिए पहले इसको कंप्लीट किया जाए। एक क्वेश्चन रुक जाइए, देख लीजिए, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग यहां देख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बार बार एक्सप्रेशन निकालने के लिए आता है और जरूरत पड़ता है 12th क्लास में, ध्यान दिया जाए। ऐसे पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को भी बनाया गया था, आज फिर दोबारा बना दे रहे हैं। ये सभी कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें जल्दी से आपको केपी केसी का रिलेशन बताना है। तो इसमें क्या करते हैं इस तरह के रिएक्शन में कि डेल्टा एन का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एन कैसे निकलता है तुरंत सिखाया है, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, कितना आया, तो एक फॉर्मूला है केपी इक्वल केसी आरटी पर पावर डेल्टा एन, और यहां डेल्टा एन का वैल्यू कितना आया 0, और आप लोग जानते हैं कि संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू, तो इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी का वैल्यू क्या होगा, यही रिलेशन है, यही निकालना था इस क्वेश्चन में, यही निकालना था कि केपी केसी के बीच क्या रिलेशन होगा, केपी केसी के बराबर होगा, केपी केसी से बड़ा होगा, केपी केसी से छोटा होगा। तो इस रिएक्शन में देखते हैं हम, यहां पर देखिए प्रोडक्ट का मोल 2 + 1, रिएक्टेंट का मोल 2 ना, डिफरेंस कितना का आया, तो ये RT पावर 1 हो गया, और ये सब समझ में आ रहा है कि केपी बड़ा होगा किससे, केसी से, कारण ये दोनों का मल्टीपल इसके बराबर है, अकेले केसी बराबर नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन में केपी बड़ा होगा केसी से। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का मोल 2 है, रिएक्टेंट का मोल 2 + 1 3, यानी कि -1 आ गया डेल्टा एन का वैल्यू। केपी केसी में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, केपी इक्वल केसी, और यहां RT पावर -1, RT पावर, अब ये पावर नीचे जाएगा तो ये पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और अब समझ में आ रहा है कि केपी तब केसी के बराबर होगा जब केसी में RT से भाग लगेगा, मतलब अकेले केसी क्या है, बड़ा है। तो ये चीज आपको इस प्रॉब्लम में सीखने के लिए मिला। अब हम आज का ये प्रॉब्लम जो समझाने जा रहे हैं, ध्यान समझेंगे, ये आगे 12th क्लास में बहुत साथ देगा। ये प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट देकर जा रहा है जिसका यूज हम लोग 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते समय और केमिकल काइनेटिक पढ़ते समय, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये सब पढ़ते समय इसका यूज कर पाएंगे।
इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे किसी भी रिएक्शन के ब्रैकेट में एस और एल लिखा रहता है, ठीक है। तो एस एल जी, एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब गैस और ए क्यू मतलब एक्वस। यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि प्योर सब सॉलिड और प्योर लिक्विड सब्सटेंस के लिए, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड सब्सटेंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए उसका कांस्टेंट यूनिट माना जाता है उसके कैलकुलेशन के लिए, यानी कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड सब्सटेंस, एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड सब्सटेंस का वहां वैल्यू 1 लेके चलते हैं, क्योंकि उसका समय के सापेक्ष कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग नहीं होता है। किसका? प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड। जो एक्वस होगा उसका चेंज होगा, जिसका गैस होगा उसका चेंज होगा। और एक चीज और, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, गैस के कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर, गैस के कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर आप गैस का पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों टर्म, ये पहला टर्म यही बता रहा है कि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड होगा तो उसका वैल्यू 1, और दूसरा टर्म ये बता रहा है कि गैस के कॉन्सेंट्रेशन के बदले में गैस का पार्शियल प्रेशर आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा समझा जाए। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है इन सभी रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। ये देखिए जो हमने आपको बताया वो चीज यहां लिखा हुआ है, द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड सब्सटेंस इज टेकन टू बी यूनिट इन एनी केमिकल कैलकुलेशन। किसी भी केमिकल कैलकुलेशन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड सब्सटेंस का जो एक्टिव मास का वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है 1 लेते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ चेंजिंग नहीं होता है। यानी कि अब दूसरे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सॉलिड आएगा तो 1, लिक्विड आएगा तो 1, और गैस के कॉन्सेंट्रेशन के बदले में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन था CaCO3, इसका क्वेश्चन यहां देख लिया जाए। ब्रैकेट में S एरो, CaO ब्रैकेट में S प्लस CO2। आपको क्या करना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवाना है। तो अभी क्लास के स्टार्टिंग में आपको समझाया है, क्या समझाया है कि देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम पहले लिखते हैं, तो प्रोडक्ट यहां पर है, लिख रहे हैं आपके सामने, जो जैसे जिस स्टेट में है उसको दिखाते हुए लिख रहे हैं। इसलिए दिखाते हुए लिख रहे हैं क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड जिसके बगल में लिखा है वो सब 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो फाइनल, अरे समझ में, ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए देख पाएंगे यहां पर ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में पेज केवल इसी तरह लिख दे रहे हैं, उसके नीचे छूट गया है लिखने में, मिसप्रिंटिंग हो गया है। यहां पर देख सकते हैं AgNO3 एक्वस और H2O लिक्विड। AgNO3 और HNO3 दोनों एक्वस में है और लिक्विड और सॉलिड। ये आपका AgNO3 कौन से फॉर्म में है, एक्वस, HNO3 एक्वस, और ये आपका है लिक्विड और ये है सॉलिड। तो आप समझ रहे हैं कि इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। यहीं पर थोड़ा लिखवाइए तो जरा हम आप लोगों का कैपेसिटी देखें। Kc इक्वल एक्टिव मास ऑफ AgNO3 ब्रैकेट में एक्वस पावर 2 क्यों लिखवाए, और यहां मल्टीप्लाई में 2 है, लिक्विड H2O लिक्विड, ठीक है, पावर 1। चलिए आगे, Ag2O सॉलिड बोलिए, और H2O HNO3 क्या है, एक्वस पावर 2। तो यहां पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये दोनों रह गया, देख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन है, H2O यहां पर S है और H2O यहां लिक्विड है, ये आइस है, ये वाटर है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहीं पर Kc इक्वल एक्टिव मास ऑफ H2O, एक्टिव मास ऑफ H2O यहां S
और यहां पर हो जाएगा L। तो कौन वाला वन हो जाएगा? ये वाला L। एक मिनट रुके, वो एक एक्वस फॉर्म में होगा, गैस है, बल्कि एक गैस है, वेपर स्टेट वाला है, एक गैस है। तो एक गैस है, तो ये वाला तो वन हो जाएगा, ये वाला रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला लिक्विड है ना, ऊपर, एक मिनट, प्रोडक्ट गैस है और ये सॉलिड है। चलिए, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में, तो ये रह जाएगा और ये वाला जो नीचे वाला है वो वन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वन बाई करे H2O और बाई वन। अब इसको फिर से फ्रेश थोड़ा देख लिया जाए, यहां पर कैसे कैसे बना। तो ये पहले आया वन बाई H2O गैस और नीचे H2OS। तो इसका वैल्यू हमने क्या वैसे ही छोड़ दिया, H2O, और ये हो गया वन। तो ये आपका फाइनल आंसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, एस लिक्विड एस, यानी यहां देख सकते हैं, इसका एक क्वेश्चन पहले देखा जाए। ये एस, ये लिक्विड और ये जी, NH3, गलत लिखा है ना, NH3 गैस, ठीक है, NH3 लिखा है, NH3 गैस, ठीक है, H2O लिक्विड एस। तो बताइए कौन कौन वन होगा? ये भी वन होगा, ठीक है। तो यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये दोनों वन वन। तो फाइनल आंसर NH3 गैस। तो ये क्वेश्चन समाप्त होते होते क्या क्या सिखाया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जब भी लिखते हैं तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर और रिएक्टेंट का नीचे, यानी कि प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट का रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और दूसरा बात कि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास का वैल्यू वन, और अगर गैस का कंसंट्रेशन हो तो वहां पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हैं। तो ये था आपका आज का क्लास। स्टार्टिंग करेंगे आप यहां से, सबसे पहले कंसंट्रेशन।